सर्वे भवन्तु सुखिना. A very good morning to all of you guys. So today we will discuss about the Dutch. Okay, Dutch, it means they are from Netherlands. नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे एक बहुत ही चीज़ देखने को मिली है अच्छी कि इन लोगों ने पानी में बाउंड्रीज करके और वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, है ना. जैसे मान लीजिए एक हिस्सा है मिट्टी का, वो पानी से ढका हुआ है, तो मिट्टी के हिस्से को पार्ट वाइज कर दीजिए और पानी वहाँ से निकाल दीजिए, तो डरार के उस पार यानी बाउंड्री के उस पार पानी रहेगा, इधर वाटर नहीं रहेगा और वहाँ पे आप लोग प्लांटेशन यानी खेती एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. सो Cornelis de Houtman was the first Dutch man to reach Sumatra and Bantam in 1596. कॉर्नेल डी हॉटमैन पहला वो डच मैन था जो आता है सुमात्रा और बैंटम में. कब? 1556 में. इन 1596 he has came to Sumatra and Bantam. Okay. The United East India Company of the Netherlands formed in March 1605 by the Charter of Dutch Parliament. So there was a charter passed in Parliament of Dutch in 1605, and now the United East India Company has been formed in Dutch, that is in Netherlands. And this was the month of March month, had the powers to wage wars, make treaty and build forts. अब इस को ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी यानी पावर्स थी कि वे लोग वार्स जो होते हैं उसके वेजेस को देखें एंड ट्रीटी भी कर सकते थे, एंड ऑल्सो दे मेक द फोर्ट. Now founded their first factory in Masulipatam in Andhra Pradesh in 1605, and in the same year when they formed East India Company of Netherlands, in the same year they came to India and founded a factory in Masulipatam, which was in Andhra. Now it is in Andhra Pradesh. Subsequently, they won over Portuguese and emerged as most dominant European trade power. अब ये आगे चल कर के ये क्या होते हैं, पोर्टुगीज़ से जीत जाते हैं और एक मोस्ट डोमिनेंट यूरोपियन ट्रेडर्स बन के यहाँ उभरते हैं. पुलिकट वाज देयर मेन सेंटर इन इंडिया, later replaced by नागापिटम. सो अभी तक इन लोगों का पुलिकट जो है मेन सेंटर हुआ करता था, बट जैसे जैसे ये लोग अपने आप को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे और ये नागापट्टिनम जो था वहाँ पे अपने सेंटर को स्थापित करते हैं, फिर वहीं पे सब कुछ कर लेते हैं और वहीं से सभी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे. अब डच कैरिड इंडिगो मैन्युफैक्चर्ड इन द यमुना Valley and Central India, textile and silks from Bengal, Gujarat and the Coromandel, saltpeter from Bihar and opium and rice from the Ganga Valley. So these are very important things that यमुना वैली से इन लोगों को और सेंट्रल एशिया से क्या मिल रहा था, इंडिगो मिल रहा था. ओके, तो यहाँ से ये लोग ले जाते थे, कैरिड करते थे डच यानी यूरोपियन कंट्री में ले जा रहे थे यहाँ से इंडिगो यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से. जबकि टेक्सटाइल और सिल्क जो है ये लोग बंगाल से, गुजरात से और कोरोमंडल तट से ले जा रहे थे. कोरोमंडल तट आप लोग को याद होगा जब हम लोग ज्योग्राफी मैप किए थे, आई थिंक मैंने इस पे नहीं कराया है यूट्यूब पे, है ना. तो वहाँ पे कोरोमंडल तट, कोंकण क्षेत्र सारी चीज़ें देखे हैं. एंड साल्ट पीटर फ्रॉम बिहार एंड ओपियम राइस फ्रॉम द गंगा वैली. सो बिहार से ये लोग साल्ट पीटर, है ना, और ओपियम और राइस जो होता है वो गंगा वैली से ये लोग एक्वायर कर रहे थे.
इन 1623 ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश एंड डच, 1623 में एक ब्रिटिश तथा डच के बीच में ट्रीटी होती है, यानी समझौता होता है। डच विड्रो देयर क्लेम फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिटिश फ्रॉम इंडोनेशिया। तो वे लोग अपने आप को रोक लेते हैं, कहाँ तक, क्लेम इंडिया से, और ब्रिटिश जो है इंडोनेशिया से अपने क्लेम को हटाते हैं। In 1650, that is in 17th century, English began to emerge a big colonial power in India. 17वीं सदी में अब यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे ये लोग उभर के सामने आते हैं। कौन? इंग्लिश मैन। अब जब इंग्लिश मैन आते हैं यहाँ उभर करके, क्योंकि 1650 के बाद ये लोग इमर्जेंस होने लगे थे। आगे चल करके जब इन लोगों का इमर्जेंस इतना ख़तरनाक हो जाएगा तो बहुत सारे युद्ध होंगे। एंग्लो डच राइवलरी लास्टेड फॉर 70 ईयर्स। इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच जो ये राइवलरी थी, यानी जो द्वंद्व युद्ध था, वो लगभग 70 सालों तक चला। ड्यूरिंग विच डच लॉस्ट देयर सेटलमेंट टू ब्रिटिश वन बाय वन। और इस तरह से वे अपने सारे अधिकार जो किए थे क्षेत्र पे, वे हारने लगे और अंग्रेज़ों का वर्चस्व होने लगा। द डच वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया। डच जो है यहाँ एम्पायर बिल्डिंग नहीं करना चाहते थे, है ना। एंड देयर कंसर्न वर ट्रेड, और उनका कंसर्न क्या था? ट्रेडिंग करना। यस, वाइल ब्रिटिशर्स का क्या था कि वे लोग डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाएं और यहाँ पे पॉलिटिकल इशू में क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं और ख़ुद को यहाँ का राजा घोषित हो जाते हैं, खुद को कर लेते हैं। इन एनी केस देयर मेन कमर्शियल इंटरेस्ट ले इन द स्पाइस लैंड ऑफ इंडोनेशिया, फ्रॉम वेयर दे अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट थ्रू बिजनेसेस। अब इन लोगों का मेन जो उद्देश्य था वो था ट्रेड करना, और इसलिए ये लोग इंडोनेशिया पे विशेष तौर पे ध्यान दिए तथा वहाँ से ह्यूज प्रॉफिट कमाए ये लोग। जैसे वास्को डी गामा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ही हैज़ गेन 60 टाइम्स मोर और लेस प्रॉफिट। तो एक का 60 रुपया होना प्रॉफिट, ये काफ़ी फ़ायदे वाली बात हो जाती है। डिक्लाइन इन इंडिया, तो इंडिया में कैसे उन लोगों की डिक्लाइन होती है डच की, वो बात देखेंगे। द डिफीट ऑफ द डच इन एंग्लो डच rivalry and shifting of Dutch attention towards the Malay archipelago। अब वे लोग क्या करते हैं? अपने आप को शिफ्ट करते हैं मलाय द्वीप पे। मलाय द्वीप आप लोग जानते हैं मलेशिया वगैरह वाला हिस्सा है। और यहाँ पे क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो राइवलरी चल रही थी 70 ईयर्स की, 70 साल में ये जो राइवलरी थी वो बहुत हद तक ख़तरनाक हो गई, और उसमें ये लोग लगातार कंटिन्यूअस हारते गए। कंटिन्यूएशन में अगर हारना हुआ तो फिर आपको दूसरा चीज़ देखना पड़ेगा। इन बैटल ऑफ बेदरा 1759, तो बेदरा का युद्ध जो है 1759 में होता है, प्लासी युद्ध के जस्ट 2 साल बाद होता है, और यही एक निर्णायक मोड़ होता है डच के यहाँ रहने में। द इंग्लिश डिफीटेड द डच, और यहाँ पे डच हारते हैं इंग्लिश से, और फिर वे लोग यहाँ से अपने आप को माइग्रेशन के तरफ मोड़ देते हैं। आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड वारफेयर बोथ द पार्टीज compromised by which the British agreed to withdraw all their claims on Indonesia and Dutch retired from इंडिया। जैसे कि यहाँ पे जब ये द्वंद्वता होती है, फिर ब्रिटिशर्स जो थे वे अपने आप को इंडिया में ही सीमित कर लेते हैं, यानी इंडिया के बाहर जो इंडोनेशिया में इनका क्लेम था उसको ख़त्म कर लेते हैं और इंडिया पे फोकस रहते हैं ब्रिटिशर्स। वहीं जो डच थे यानी नीदरलैंड के व्यक्ति लोग थे, वे लोग अपने आप को इंडिया से रिटायर कर लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं दूसरी जगह, है ना।
अब यहाँ देखते हैं हम लोग डच एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज इन कब कब कहाँ वो लोग फैक्ट्री बनाए हैं। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, कड़ाईकल में 1645 में, चिनसूरा में 1653 में, कासिम बाज़ार में या कासम बाज़ार में बनाए हैं, पटना में, बेंगलोर में, बैलासोर में, नागापट्टनम में 1658 में बनाए थे। तो इतनी सारी जगहों पे एक ईयर में ही ये लोग अपने फैक्ट्री स्थापित किए थे। कासिम बाज़ार, बेंगलोर, पटना, बालासोर, नागापट्टनम में 1658 में। वहीं कोचिंग में ये लोग 1663 में बनाते हैं। इट कवर्ड बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। नाउ so here the factory is established by the Dutch in Masulipattnam in 1605, Pulicat 1610, Surat 1616, Bimlipatnam 1641, Karaikal 1645, Chinsura 1653, Kasim Bazar, Bangalore, Patna, Balasore, Nagapattinam in 1658, while Cochin in 1663. So this was the topic all about the Dutch, and it is very useful for us guys.